हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 3 जून। आज का एक घटना, एक इवेंट मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, कब आपको 1915 3 जून को। ठीक, नाइटहुड की उपाधि जिसे दी जाती थी वे अपने नाम के आगे सर लिखा करते थे। ठीक है, ये वही उपाधि है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में वापस भी कर दिया था, जब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह कोई और इवेंट आप लोग को याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए और साथ में बाकी स्टूडेंट को भी उसका जानकारी हो जाए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया था आपका मेसोलिथिक और नियोलिथिक प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। आज देखेंगे कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल। ठीक, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं इससे संबंधित उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्थान आपका कायथा। कायथा कहाँ है? उज्जैन में। काली सिंध नदी के किनारे। काली सिंध नदी के किनारे। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। ठीक है ना। इसकी खोज 1964 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। 1964 में वी.एस. वाकड़कर, ये वही वाकड़कर हैं जिन्होंने भीमबेटका गुफा की खोज की थी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें खोजी गई हैं यहाँ से? लाल, काले, गुलाबी रंग के मृदभांड और तांबे के उपकरण अवशेष वगैरह यहाँ से पाए गए हैं। कहाँ से? आपके कायथा से। ठीक, क्या? काले, लाल, गुलाबी रंग के मृदभांड और तांबे के उपकरण। अच्छा, ये जो शब्द आया है मृदभांड, ये क्या होता है? तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आप बाज़ार में चले जाइए, वहाँ आपको मिट्टी के बने हुए मटके मिल जाएंगे पानी को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, तो वो मृदभांड के ही एग्जाम्पल है एक। ठीक, तो मृदभांड कहाँ से पाए गए हैं? कायथा से। कायथा को मालवा का मृदभांड परंपरा कहा जाता है। इस लाइन को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मालवा का मृदभांड परंपरा किसे कहा जाता है? तो कायथा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है मृदभांड के जो है साक्ष्य बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। और कायथा कहाँ है आपका? उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपके मालवा के पठार में पड़ता है। जब हम भौगोलिक स्वरूप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अगला स्थल है आपका एरड़। एरड़ जिला कौन सा? सागर। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि यहाँ से भानुगुप्त का अभिलेख मिला है और सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है यहीं से मिला था आपका एरड़ अभिलेख से। ठीक है, अगली जगह नवदा टोली। नवदा टोली, ठीक है, ये महेश्वर का प्राचीन नाम है। महेश्वर का प्राचीन नाम है नवदा टोली। खरगोन जिले में पड़ता है। खोज एस.डी. सांकलिया ने की है। एस.डी. सांकलिया। ठीक है ना। अगला जगह है आपका आवरा। आवरा मंदसौर में है। खेड़ी नामा होशंगाबाद जिला। ठीक, और एक जगह है बेसनगर। बेसनगर जो है विदिशा का प्राचीन नाम है। ठीक है ना। ये प्रमुख स्थल है जो कि आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अच्छा, विदिशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखिएगा। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ लेख प्राप्त किया गया है। कहाँ से? हेलियोडोरस, ये शुंग वंश का है। कौन से टाइम का? शुंग वंश का। हेलियोडोरस स्तंभ लेख निर्माण किसने किया था? तो यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, उसने इसका निर्माण करवाया था। कब? आपके शुंग वंश में राजा भागभद्र के टाइम पे। ठीक है, शुंग वंश और राजा
भागभद्र के टाइम पर किया था निर्माण इसका, ठीक है ना। किससे संबंधित है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित स्तंभ लेख है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, कुछ प्राचीन स्थल हैं जो कि आपके पाषाण काल से संबंधित हैं और उनके जो एक्सप्लोरर हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राचीन स्थल में सबसे पहला आपका नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, इसके सर्वेक्षण करता एच.डी. सांकलिया, मैक क्राउन, ठीक है, और एक आर.वी. जोशी। कट तो नहीं रहेगा, ठीक। चंबल नदी घाटी, इसके सर्वेक्षण करता है वी.एस. वाकरकर, ठीक। इसके बाद आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र, निशार अहमद, ग्वालियर क्षेत्र बी.वी. मिश्रा, ब्रजवासी लाल मिश्रा ने इस जगह की खोज की थी, ठीक है। आपका सतना और रीवा क्षेत्र, इसके हैं जी शर्मा खोज करता, ठीक है। फिर आपका एक मंडला, इस जगह की खोज सुपेकर ने की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपका प्रागैतिहासिक काल पूरा हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हमने इतिहास में 3 चीज़ें पढ़ी थी, क्या? आपका प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जिसके बारे में हमने देख लिया, अब ऐतिहासिक काल देखने वाले हैं। आधा ऐतिहासिक काल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आधा ऐतिहासिक काल में आपकी सैंधव सभ्यता को रखा गया है, और सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके किसी भी प्रकार के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं, ठीक है। इसलिए हम आधा ऐतिहासिक काल नहीं पढ़ेंगे, सीधे ऐतिहासिक देखते हैं, ठीक। ऐतिहासिक काल, इसे लौह युगीन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले जैसे आपके नॉर्थ में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, और आपके ईस्ट में यहाँ रीवा और सिवनी जिला, इन जिलों में से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल में देखेंगे हम वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभ है भारत में आर्यों के आगमन से माना जाता है, और माना जाता है कि आर्य जो है भारत में सबसे पहले पंचनद प्रदेश में आए थे, ठीक है। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किनके आगमन से? आर्यों के आगमन से माना जाता है, ठीक है। और आर्य माने जाते हैं कि भारत में सबसे पहले पंचनद प्रदेश में आए। पंचनद प्रदेश कौन सा है आपका? जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। तो हमारे भारत में जो है कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 नदियाँ हैं? तो वो है आपका पंजाब, ठीक है। तो आर्य सबसे पहले पंजाब में आए, यहाँ पे बसे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो है कृषि, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब इन्हें जानकारी मिलती है कि भारत के जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, ठीक है। आपका जो 7 सिस्टर्स वाला क्षेत्र है, पहाड़ों वाला क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ वर्षा अच्छी होगी, वर्षा जहाँ अच्छी होगी वहाँ कृषि भी अच्छी होगी, ठीक है। तो आर्य जो है आपके इधर ईस्ट वेस्ट से कहाँ चले गए? नॉर्थ ईस्ट में चले गए, मतलब कि कहाँ? उत्तर पूर्व क्षेत्र में, ठीक। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम, मेघालय, आपका यहीं पूर्व में ही स्थित है भारत के, ठीक है। अब जब ये उत्तर पूर्व क्षेत्र से मध्य प्रदेश में इंटर करेंगे, तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र उनको सबसे पहले पड़ेगा? तो वो है आपका विंध्य प्रदेश, ठीक। आर्य सबसे पहले कहाँ है? पंजाब में। पंजाब से चले गए उत्तर पूर्व क्षेत्र में, और उत्तर पूर्व क्षेत्र से जब मध्य प्रदेश में इंटर किए तो विंध्य प्रदेश में आए, और फिर उत्तर वैदिक काल में आए, ठीक है।
आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तब क्या करते थे वे, अपने ज्ञान को कैसे पहुंचाते थे दूसरों तक, तो उपदेश वगैरह, प्रवचन वगैरह के माध्यम से अपने ज्ञान बांटते थे, ठीक है ना। अब जब इन उपदेशों को बाद में लिपिबद्ध किया गया और साहित्यों का निर्माण किया गया, तो वे साहित्य जो है श्रुति साहित्य कहलाए। क्यों? क्योंकि सुन करके उनका निर्माण किया गया, तो उस टाइम पे जो साहित्यों का निर्माण हुआ वो श्रुति साहित्य हुए, ठीक है। और आर्यों के एक जो साहित्यिक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें मध्य प्रदेश को रेवोत्तर और दक्षिणापथ कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण, इसमें मध्य प्रदेश को रेवोत्तर और दक्षिणापथ कहा, ठीक है। थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश का नक्शा देख लीजिए। कुछ इस तरह का अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आपका अनूपपुर जिला है, यहाँ से नर्मदा नदी निकली है और नर्मदा नदी इस तरह से बहती बहती इधर गुजरात में चली जाती है, ठीक है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग कहाँ पर है? नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा था और रेवा के उत्तर में जो प्रदेश बसा हुआ है उसे ही यहाँ पर रेवोत्तर कह दिया। किसने? शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कह दिया गया, ठीक है। दक्षिणापथ का क्या मतलब हुआ? ये भारत के बीचों बीच है मध्य प्रदेश अपना। अगर हमें उत्तर से दक्षिण में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दक्षिण में जाने का मार्ग हुआ ये कौन सा? मध्य प्रदेश, इसलिए इसे दक्षिणापथ कहा गया, ठीक है। कहाँ? शतपथ में। अच्छा, शतपथ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें 100 चैप्टर होने के कारण, 100 अध्याय होने के कारण इसे शतपथ नाम दिया गया। ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण आपके ये मिश्रा पांडे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ब्राह्मण जो है वेदों का प्रोस फॉर्म है, गद्य रचना, वेदों का गद्य रचना कहलाता है ब्राह्मण, ठीक है। वेद कौन से आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों के उनके गद्य रचना। अच्छा, ये वेद क्या हुए? तो ये आपके पोइट्री फॉर्म में है, मतलब पद रचना है और उसकी गद्य रचना क्या कहलाती है? ब्राह्मण, ठीक है। तो चलिए चारों वेदों को देख लेते हैं, उनके ब्राह्मण को देख लेते हैं। तो इस तरफ लिख लीजिए वेद, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऐत्रेय, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का, ये आपका शतपथ ब्राह्मण जो देखा था, यजुर्वेद का ही पद फॉर्म है, ठीक है ना। कौन सा? शतपथ, ठीक है। और एक है तैत्रीय। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, पंचविश और जैमिनीय, जैमिनीय। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गोपथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ पौराणिक कथाएं सुनी गई हैं। पौराणिक कथाओं में ये सुनने को मिला है कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार मनु नाम का व्यक्ति जो है संसार का पहला व्यक्ति है और हम सब जो है मनु के संतान हैं, ठीक है। तो मनु के 10 पुत्रों में से एक था कौरुष, कहीं पर इसका नाम कारुष मिलता है, ठीक है। इसका शासन था बघेलखंड पर, बघेलखंड में शासन था कौरुष का, ठीक है। मनु की पुत्री थी इला, इला, इला का विवाह चंद्रवंश के राजा सोम के साथ हो जाता है, ठीक है, सोम के साथ। और सोम का शासन बुंदेलखंड में था, ठीक। इनका पुत्र होता है यदु, यदु का शासन जो होता है बेतवा नदी घाटी क्षेत्र होता है, बेतवा नदी घाटी वाला क्षेत्र,
ठीक है ना। ये वही यदु हैं जिनके नाम पर आगे चल के आपके यादव जाति, अहिर जाति का निर्माण होता है। ठीक, पौराणिक कथाओं में ही एक और जानकारी मिलती है कि जो वर्तमान का हमारा अनूपपुर जिला है वहाँ नागवंशियों का शासन था। ठीक है, कहाँ पर? अनूपपुर में नागवंशी। जब नागवंशियों पर गंधर्वों ने आक्रमण किया, ठीक, तब नागवंशियों ने क्या किया? इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता से मदद मांगी। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता से मदद मांगी। तब मांधाता ने क्या किया? अपने पुत्र पुरुकुत्स को भेजा इन्हें नष्ट करने के लिए। किसे? गंधर्वों को। पुरुकुत्स को भेजा इन्होंने। ठीक, इससे प्रसन्न होकर, पुरुकुत्स से प्रसन्न होकर नागवंश ने क्या किया? अपनी कन्या रेवा का विवाह कर दिया पुरुकुत्स के साथ। ठीक है ना। इसी पुरुकुत्स ने बाद में रेवा को नर्मदा नाम दिया था। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, नर्मदा। ठीक है, तो रेवा का नाम नर्मदा किसने रखा? पुरुकुत्स ने। अच्छा, अनूपपुर में आपके नागवंश आ गए। अब ये इक्ष्वाकु वंश कहाँ पर है? तो इक्ष्वाकु वंश जो है कहाँ पे पल बढ़ रहा था? ये आपका दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य जो कि वर्तमान में आपको पूरा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इक्ष्वाकु वंश के अगले राजा हुए थे मुचकुंद। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आगे चलकर खंडवा में मांधाता नगरी बसाई। ठीक है, कहाँ पर? खंडवा में एक नगर बसा दिया अपने पूर्वज के नाम पर, मांधाता नगरी। ठीक है, यही मांधाता नगरी वर्तमान का ओमकारेश्वर है आपका। ठीक, क्या है? ओमकारेश्वर। और यहाँ पर आपके भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपके ओमकारेश्वर में है। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो, बताइए उसका नाम आप लोग? तो वो है आपका ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर खंडवा में है। ठीक है, एक और ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में है। कौन सा है वो? वो है आपका उज्जैन में महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।